Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. Without any further delay शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14, 15, 16 और 17 ऑफ मार्च को क्या क्या हुआ। तो भाई सबसे पहले मणिपुर की बात करते हैं। कुकीजो ग्रुप्स जो हैं दे एंडेड द शटडाउन ऑफ मणिपुर नेशनल हाईवेज। बहुत टाइम से वहां पे बैठ के वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, नेशनल हाईवेज को कंप्लीटली शटडाउन करवा दिया था। तो वो शटडाउन फाइनली एंड हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुकीजो काउंसिल जो कम्युनिटी की काउंसिल है जिसको KZC बोला जाता है, दे एंडेड द कम्युनिटीज शटडाउन ऑफ द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू मणिपुर की हिल डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे ऑन द थर्सडे following the burial of a protester who was killed in the clashes March 8th को movements of commercial vehicles resumed on the national highway number 2 and number 37. However, जो apex body है which is the KZC कुकीजो काउंसिल, वो सबसे ऊपर टॉप की बॉडी है कुकीजो कम्युनिटी के लिए, इंसिस्टेड कि वो कंटिन्यू करने वाले हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज करने का। गवर्नमेंट का जो बेसिकली डिसीजन है टू रीओपन ऑल रोड्स अक्रॉस द स्ट्राइक हिट स्टेट। हाल ही में मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो बहुत टाइम से रोडें सड़कें बंद है जो मणिपुर के थ्रू कनेक्ट करती हुई जाती है, द रेस्ट ऑफ द स्टेट को कनेक्ट करती है, उनकी कोशिश है कि उनको रिज्यूम किया जाए। और कम्युनिटी काउंसिल का ये कहना है कि हम वी आर गोइंग टू अपोज इट एंड हम ऐसा नहीं होने देंगे। While the shutdown has been lifted, the free movement as announced by the Home Minister shall be vehemently opposed by the community, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, हाँ, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि ऐसा दिखाना देश को कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है वुड अंडरमाइन जस्टिस। वी हैव बिन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम नॉर्मल गोइंग थ्रू पासिंग थ्रू रिज्यूम नहीं होने देंगे। कुकीजो प्रोटेस्टर लाल गौथांग सिंगसित, ही वाज किल्ड ऑन March 8 जब कुकीजो पीपल कांगपोकपी पे एक डिस्ट्रिक्ट है वहां सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका क्लैश हुआ था ओवर एनफोर्समेंट ऑफ द डिसीजन टू परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल व्हीकल्स नेशनल हाईवेज पे। यहाँ पे दोनों भिड़ गए थे, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरी तरफ कम्युनिटी के लोग, वेयर थिंग्स टर्न वायलेंट एंड अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी डाइड। Following his death, even the movement of commercial vehicles has been blocked by the Kukizo community for the past 5 days. A prolonged blockade would affect the supply of essential commodities to the Methi-dominated valley areas. तो ये कुकीजो कम्युनिटी के जो एरियाज हैं वहां से होते हुए ही एसेंशियल कमोडिटीज, दवाइयाँ ववाइयाँ, सारी खाने पीने की चीजें मीती कम्युनिटी के पास पहुंचती हैं, उसको कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा है। और उनका ये कहना है कि हम अभी भी फ्री मूवमेंट को रिज्यूम नहीं होने देंगे कमर्शियल व्हीकल्स की भी। फाइनली व्हाट दे आर डूइंग इज, KZC ने एम्फेसाइज किया है कि दे हैव अ कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स हिल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल्दो visiting central government officer reiterated during a meeting with the Kukizo bodies on March 11 that such a move is not agreeable. Community चाहती है कि अलग से for administrative purposes एक बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का ही अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए ओनली सोनली फॉर हिल कम्युनिटीज। मतलब दोनों ही कम्युनिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग बॉडीज के अंडर आना चाहिए, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर विजिट किया था रिसेंटली और March 11 को दोनों कम्युनिटीज से बात की, उन्होंने बोला भाई इस तरीके का कुछ भी होना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थर्सडे को 6 नागा ट्राइब के एमएलएज या नागा एमएलएज उनको बोला जाता है, दे मेट गवर्नर अजय कुमार भल्ला, उनको बताने के लिए कि भाई कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का, हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत टेंस सिचुएशन है इन मणिपुर एंड ऑल्सो दे इंसिस्टेड कि दे शुड पुश फॉर बेसिकली पीस। दे प्लेज सपोर्ट फॉर एनी इनिशिएटिव टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी। उन्होंने अश्योर किया है गवर्नर को कि वो अपना कंप्लीट कोऑपरेशन एक्सटेंड करेंगे हर स्टेप ऑफ द वे पर पीस इंश्योर करने के लिए। और ऑल्सो दे एक्सुडेड कॉन्फिडेंस दैट द स्टेट विल डेफिनेटली रिटर्न टू पीस एंड नॉर्मलसी अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर। जो 6 एमएलएज हैं दे वर, उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मीती यूनाइटेड कमिटी। दे ऑल्सो केम लेड बाय को कन्वीनर मिस्टर नाबा निंगजोम। ये भी मिले थे बेसिकली गवर्नर से और उन्होंने भी अपना एक मेमोरेंडम सबमिट किया है रिक्वेस्ट करते हुए उनको कि कुछ वो स्टेप्स उठाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ इंटरनली डिस्टर्ब्ड या डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे दोनों कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस निकल कर आया था। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस ने अक्यूज किया है इजराइल को ऑफ कमिटिंग जीनोसाइडल एक्ट्स,
सेक्सुअल वायलेंस इन गाजा स्ट्रिप। तो यहाँ पे इजराइल यूएन का ऐसा कहना है कि इजराइल हैज कैरिड आउट जीनोसाइडल एक्ट्स अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस बाय सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉइंग विमेन्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। तो जितनी भी विमेन हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी उनको स्पेशली टारगेट करके बॉम्बार्ड किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, और सेक्सुअल वायलेंस जैसी स्ट्रैटेजीज, वॉर स्ट्रैटेजी को भी अपनाया है इजराइल ने, ऐसा यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट्स का कहना है। To quote them, they have said कि Israeli authorities have destroyed in part the reproductive capacity of Palestinians in Gaza as a group। तो genocide basically क्या होता है? That is किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी, रिलीजन, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करके उनको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन रखना या उनको डिस्ट्रॉय करना कि दे सीज टू एग्जिस्ट। जैसे हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था कि उनकी नस्ल खत्म हो जाए, इसको हम जीनोसाइड कहते हैं, ठीक है। तो यूएन की अथॉरिटीज का कहना है कि व्हाट इजराइल हैज कमिटेड इज अमाउंटिंग टू जीनोसाइड, क्योंकि वहां वॉर चल रहा था ये बात अलग है, लेकिन स्पेसिफिकली फर्टिलिटी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स को टारगेट करके उन पे बॉम्बार्डमेंट किया गया है ताकि वहां बेसिकली आईवीएफ फैसिलिटी और ये सारी चीजें, एग्स, स्पर्म्स, वहां सब कुछ बहुत सारे एम्ब्रियोज जो इंक्यूबेट कर रहे होते हैं वो सब रखे हुए होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। मतलब पैलेस्टीनियंस की आगे आने वाली नस्ल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, उन पे तो अटैक हो ही रहा था। सो दिस इज एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड, इंक्लूडिंग बाय इम्पोजिंग मेजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ्स, वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ जीनोसाइडल एक्ट। जो अच्छा, जीनोसाइड डिफाइंड कहाँ पे है? हमारा एक रोम स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता है, रोम स्टैट्यूट एंड द जीनोसाइड कन्वेंशन, वहां पे डिफाइंड है, वहां हमको पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली अमाउंट्स टू जीनोसाइड। तो कुछ भी अगर आप ऐसे मेजर्स भी ले रहे हो विच इज गोइंग टू प्रिवेंट फर्दर बर्थ्स इन दैट कम्युनिटी, इवन दैट इज जीनोसाइड, ठीक है। ऐसा यूएन के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, उनका कहना है। Those actions in addition to a surge in maternity deaths due to restricted access to medical supplies, इसी के साथ साथ जिनके नए नए बच्चे हुए थे, they need a lot of maternity care, postnatal care जिसको हम कहते हैं, उनको मेडिसिन का एक्सेस तक नहीं पहुंचने दिया इसराइल ने, again which led to a lot of maternity deaths. This was also included in the act of genocide, amounted to the crime against humanity of extermination, ऐसा कमीशन का कहना था। रिपोर्ट में ये भी अक्यूज किया गया है इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस को कि उन्होंने फोर्स्ड पब्लिक स्ट्रिपिंग एंड सेक्सुअल असॉल्ट कैरी आउट किया है एज पार्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू पनिश द पैलेस्टीनियंस फॉलोइंग द हमास लेड अटैक जो अक्टूबर 2023 में हुए थे। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने कंप्लीटली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए ये बोला है कि all the findings in this report are completely biased and anti-Semitic। ये उनका ये कहना है कि this is a way कि दुनिया को हमारे अगेंस्ट टर्न कर दिया जाए, इनको और कोई तरीका नहीं मिला, तो they are basically using this report। उनका ये कहना है, to quote him, instead of focusing on the crime against humanity and war crimes जो हमास टेररिस्ट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने किया है हमारे ऊपर, यूनाइटेड नेशंस once again chooses to attack the state of Israel with false accusations। इसके पहले भी जो रिपोर्ट पब्लिश की थी कमीशन ने जून 2024 में, उनमें भी अक्यूज किया था हमास और बाकी पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स को ऑफ सीरियस राइट्स वायलेशन ऑन द October 7 जो सबसे पहले हमास का अटैक हुआ था ऑन इजराइल। In March last year, a team of UN experts said that there were reasonable grounds to believe that sexual violence, including rape, occurred at several locations during the militant group's assault। तो अगेन इजराइल का जो ये कहना है कि वंस अगेन सिर्फ इजराइल पे ही उंगली उठाई जा रही है बाय यूएन, इट कुड बी सेड टू बी अ बिट रॉन्ग, क्योंकि इसके पहले जो रिपोर्ट रिलीज की थी उसमें यूनाइटेड नेशन पॉइंटेड फिंगर्स एट हमास एक्टिविटीज एज वेल। उस रिपोर्ट में भी शामिल था कि हमास के अटैक के बाद देयर वेर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट जिस ऑक्यूपाइड टेरिटरी में उन्होंने अटैक किया था वहां पे। अच्छा, इजराइल इज एक्चुअली पार्टी टू द जेनोसाइड कन्वेंशन, इसलिए उनके लिए जरूरी हो जाता है कि जेनोसाइड कन्वेंशन में लिखी गई चीजों को उनको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द नेशंस हु आर मेंबर नेशंस दे कैन टेक अगेन एक्शन अगेंस्ट इजराइल। एंड it was ordered in January 2024 by International Court of Justice to take action to prevent acts of genocide during the war against Hamas।
साउथ अफ्रीका हैज ब्रॉट अ जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल के एक्शंस इन गाजा। ये काफी टाइम पहले की बात है, 3-4 महीने पहले बात हो चुकी है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका केस लेके गई है अगेंस्ट इजराइल के एक्शंस जो उन्होंने हमास में कैरी आउट किया है। अच्छा, इजराइल इज नॉट अ पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट में पार्टी नहीं है, लेकिन जेनोसाइड कन्वेंशन में पार्टी है, जिसके वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन मिल जाता है टू रूल ऑन इंडिविजुअल क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग जेनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो जिनके ऊपर केस फाइल किया गया है वो रोम स्टैट्यूट जो आईसीजे को एस्टैब्लिश करता है, सॉरी आईसीसी को एस्टैब्लिश करता है। आईसीसी को बेसिकली कोई हक नहीं देता कि कोई भी एक प्रोसीडिंग कैरी आउट करे अगेंस्ट अ कंट्री हु इज नॉट इवन अ मेंबर। सो दिस इज अ बिट ऑफ ट्रिकी। जनरली वैसे इंटरनेशनल लॉ ट्रिकी होता है क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही। इंटरनेशनल लॉ में वी टॉक अबाउट कंट्रीज या नेशंस, और नेशंस में सबसे ऊपर आती है उनकी सॉवरेनिटी। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते विच ब्रीचेस या गोज अगेंस्ट देयर सॉवरेनिटी। और इंटरनेशनल लॉ में जैसे लोग अगर कोई क्राइम करते हैं उनको पकड़ के आप जेल में डाल सकते हो, आप इंटरनेशनल लॉ के अंडर आप क्या कर सकते हो? मतलब आप किसी कंट्री के लीडर को एक तो पकड़ ही नहीं सकते, और पकड़ लो तो आप जेल में, किस जेल में डालोगे? हु इज गोइंग टू प्रोसिक्यूट? हु इज अबव द एंटायर वर्ल्ड? नोबडी। तो इसमें काफी ज्यादा इस तरीके के क्लैशेस आते हैं जो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, काफी टाइम से ये चल रहा है, काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें साउथ इंडियन स्टेट्स कुछ कुछ कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्पोज द लैंग्वेज हिंदी ऑन अस। इसी के चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया है तमिल लेटर, जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको यूज करना है इंस्टेड ऑफ द रुपी सिंबल जो स्टेट बजट का लोगो रिलीज किया है उसमें। सो स्टेपिंग अप द कैंपेन टू प्रमोट तमिल, चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ऑन थर्सडे रिलीज्ड अ प्रमोशनल लोगो, जो तमिलनाडु का बजट रिलीज होने वाला है हाल ही में, रिप्लेसिंग द इंडियन करेंसी सिंबल रूपी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स बजट विथ तमिल लेटर रू, जिसका मतलब होता है रूबाई, द तमिल वर्ड फॉर करेंसी। तो बेसिकली जैसे अपन हिंदी में रुपी बोलते हैं, तमिल वर्ड फॉर करेंसी इज रूबाई, तो उस लेटर से रिप्लेस किया है। बजट प्रेजेंट किया जाएगा ऑन फ्राइडे, मतलब हो चुका है ऑलरेडी। The logo shared on the official X page by the chief minister carried the slogan "Elakkum Ellam," मतलब everything for everyone, conveying the idea of inclusiveness. The promotional video produced by the Information and Public Relations Department has included संगम period के टाइम पे एक वर्स यूज किया जाता था ऑफ द चेरा किंग जो उस टाइम पे हुआ करते थे। उस वर्स को हम बोलते हैं पूर्ण नूरू। इस बेसिकली फ्रेज होता है। हाँ, ऑफिशियल सोर्सेस का कहना है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने बजट के डॉक्यूमेंट में ये तमिल लेटर का यूज किया है, ना कि इंग्लिश वर्ड रुपी या हिंदी वर्ड जो हम रुपी का सिंबल होता है, इन दोनों को ना यूज करते हुए अपनी लैंग्वेज का वर्ड यूज करना प्रेफर किया है। उनका ये कहना है कि द चीफ मिनिस्टर हैज यूज्ड तमिल, वन ऑफ द 15 लैंग्वेजेस इन द इंडियन करेंसी। इट इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा ऑफिशियल का कहना है कि जो 15 लैंग्वेजेस इंडियन करेंसी आप नोट देखते हो उस पर रहती है, उनमें से एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है विच इज तमिल। तो इट डज नॉट गो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स वैल्यूज। हालांकि बीजेपी ने इस मूव को अपोज किया है, और बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर के अन्नामलाई, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है डीएमके गवर्नमेंट के इस स्टेप को फॉर रिप्लेसिंग द रूपी सिंबल आर, विच इज अ ब्लेंड ऑफ देवनागरी रा फॉर रुपया एंड रोमन आर फॉर रुपीज इन इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मिला के ये सिंबल बनाया था। द सिंबल दिस रूपी सिंबल वॉज डिजाइंड बाय मिस्टर डी उदय कुमार हु वन अ नेशनल कंटेस्ट टू डिजाइन द सिंबल। ये बात है 2010 की। ही इज अ सन ऑफ फॉर्मर डीएमके एमएलए एन धर्मलिंगम हु वन फ्रॉम ऋषिवंडियम कॉन्स्टिट्युएंसी 1971 इलेक्शन। तो बीजेपी का ये कहना है कि भाई आप इंक्लूसिवनेस ये किस तरीके से दिखाना चाह रहे हो? एक कॉन्टेस्ट हुआ था प्रॉपर, उस कॉन्टेस्ट में इनने मिस्टर डी उदय कुमार ने पार्टिसिपेट किया था, ही वन दैट कॉन्टेस्ट, और इसलिए उन्होंने जो रुपी का सिंबल डिजाइन किया था उस सिंबल को पूरे देश में अडॉप्ट किया गया। दिस वाज अ कंप्लीटली फ्री एंड फेयर प्रोसेस, किसी ने इम्पोज नहीं किया इस सिंबल को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डीएमके गवर्नमेंट आज के डेट में प्रोटेस्ट कर रही है या अपोज कर रही है इस सिंबल को, उन्हीं के एक लीडर के बेटे ने इस सिंबल को डिजाइन किया है, विच इज वेरी आयरॉनिकल। दैट्स व्हाट बीजेपी इज सेइंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
अच्छा, AINRC एंड बीजेपी गवर्नमेंट का जो कोalition है पुडुचेरी में, दे आर गोइंग टू फॉलो अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अमिड अ वॉकआउट फ्रॉम द असेंबली बाय द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी द DMK एंड इट्स अलाई द कांग्रेस ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अलेजेड मूव टू इम्पोज हिंदी, द यूनियन टेरिटरीज होम मिनिस्टर मिस्टर ए नमसिवयम, उन्होंने इन्फॉर्म किया है हाउस को कि बीजेपी ने डिसाइड किया है, मतलब दोनों की कोalition गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाने वाले हैं। उनका ये कहना है कि वी विल फॉलो द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग अ थर्ड लैंग्वेज उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, उनका 3 लैंग्वेज पॉलिसी से ये मतलब है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न हिंदी, वो चाहे तो वहां की रीजनल लैंग्वेजेस को भी लर्न कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट वॉज अंडर द गवर्नमेंट्स प्रिव्यू, या इट वॉज द गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट गेव अ पुश टू लर्निंग मदर टंग। उन्होंने डीएमके को भी एंड कांग्रेस को भी अक्यूज करते हुए बोला है कि दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स ओवर लैंग्वेज। It was Congress at the center that tried to impose Hindi, and the anti-Hindi agitation happened in Tamil Nadu जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी एट द सेंटर, तब ये एंटी हिंदी पूरा रिजीम जो स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में उस टाइम का है। On the other hand, Congress legislators should ask his party high command about the anti-Hindi agitation in Tamil Nadu. The reference to alleged Hindi imposition by the center was made by Congress legislator Mr. M. Vaidyanathan when he was participating in a discussion on the lieutenant governor's address of opening the budget session. तो उनका बेसिकली ये कहना है कि ये जो बीजेपी के ऊपर एक्विजिशंस लगाए जा रहे हैं वो एक्चुअली जब कांग्रेस सेंटर पे रूल कर रही थी उस टाइम कांग्रेस ने ट्राई किया था तमिलनाडु के ऊपर हिंदी इंपोज करना और कंपलसरी करना हिंदी। उस टाइम की मुहिम ये चालू हुई थी जो धीरे धीरे करके ये डालने का ट्राई कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। दैट्स व्हाट दे वर सेइंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डीलिमिटेशन होने की बात चल रही है। तो इसमें बोला जा रहा है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन इज अ कॉन्स्पिरेसी जो साउथ के अगेंस्ट सेंटर कैरी आउट कर रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर ए रवंत रेड्डी, ही हैज टर्म्ड द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज एज अ लिमिटेशन फॉर साउथ इंडिया, लेबल्ड इट एज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सदर्न स्टेट्स। उन्होंने एक्सप्रेस किए अपने व्यूज आफ्टर अ डेलीगेशन ऑफ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम पार्टी लेड बाय तमिलनाडु के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर। उन्होंने हैंडओवर किया एक लेटर रिटन बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन इन्वाइटिंग हिम फॉर अ JAC दैट इज जॉइंट एक्शन कमिटी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 22 मार्च। इस लिमिटेशन की पूरी प्रोसेस के ऊपर साउथ इंडियन स्टेट्स के मोस्ट ऑफ द लीडर्स या चीफ मिनिस्टर देयर मीटिंग। मिस्टर रेड्डी, उनका ये कहना था कि ये सेंटर की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी को पूरा हक है हमें एक्सपोज करने का एंड थ्वॉट, मतलब इसको आगे बढ़ने से पहले ही रोक देने का। और उन्होंने टर्म किया है द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ द बीजेपी एज अ रिवेंज ऑन द साउथ इंडियन स्टेट्स फॉर नॉट अलाउइंग पार्टी क्लेम पावर, यानी बीजेपी को क्योंकि साउथ में पावर नहीं लेने दिया इसलिए उनका ये कहना है कि दिस इज जस्ट बीजेपीज रिवेंज अगेंस्ट अस। उन्होंने अश्योर भी किया है कि ही वुड पर्सनली अटेंड द मीटिंग इन चेन्नई विद कांग्रेस पार्टी हाईकमांड के परमिशन के साथ। एंड मिस्टर रवंत रेड्डी ऑल्सो वांट दैट द सदर्न स्टेट्स वुड नॉट टॉलरेट एनी अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर इंपॉर्टेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो एक ऑल पार्टी मीटिंग JAC होने वाली है 22 मार्च को। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट फाइनली हैपेंस एंड व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग एंड दैट्स व्हेन वी विल नो कि आगे जाके क्या होने वाला है। Coming on to the next one. Hello, just give me 1 second. I'll just get this bottle filled.
So coming on to the next important news. This is important. इसरो ने फाइनली अनडॉक किया है स्पार्डेक्स सैटेलाइट्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. हमने इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Nearly 2 months after ISRO carried out the docking of the 2 satellites which are part of space docking experiment mission, agency ने finally Thursday को accomplish किया है undocking as well. The space agency said that it had accomplished the feat in its very first attempt. The undocking operation was executed at 9:20 a.m. जो अनडॉकिंग है ऑफ द सैटेलाइट्स टुक प्लेस इन अ 460 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट विद 45 डिग्री इंक्लिनेशन. द सैटेलाइट्स आर नाउ ऑर्बिटिंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर हेल्थ इज नॉर्मल. विद दिस इसरो हैज नाउ सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड अपनी सारी की सारी कैपेबिलिटीज जो इस तरीके के रॉन्डेवू या जर्नी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज डॉकिंग अनडॉकिंग ऑपरेशंस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. इससे पहले हमने कभी नहीं किया है, अब हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हम ये करने के भी केपेबल है. It is said that the in-orbit performance of the docked satellites was extensively analyzed and an immediate opportunity was found to be feasible from March 10 to March 25th. All operations were monitored through ground stations located in Bangalore, Lucknow and Mauritius. ये सारा अकम्प्लिश करने के बाद ये अनाउंस किया है इसरो ने कि दे फाइनली रीच्ड दिस माइलस्टोन. अच्छा, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर फ्यूचरिस्टिक मिशंस. जैसे कि जब हम इंडियंस को या इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने की बात कर रहे हैं, रिटर्निंग सैंपल्स फ्रॉम द मून एंड बिल्डिंग एंड ऑपरेशन ऑफ एन इंडियन स्पेस स्टेशन. अभी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है. हमारा ड्रीम है वी वांट टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन. इन सबको कैरी आउट करने के लिए इट वाज वेरी एसेंशियल कि हम इस तरीके के ऑर्बिट में डॉकिंग एंड अनडॉकिंग सक्सेसफुली कर पाए. द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्पार्डेक्स मिशन include demonstration of the transfer of electric power between docked spacecraft which is essential for future applications. जैसे कि जब इन स्पेस रोबोटिक्स की हम बात करते हैं, composite spacecraft control की बात करते हैं या पेलोड ऑपरेशंस की हम बात करते हैं आफ्टर अनडॉकिंग, इन सब में ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. सीधे आ जाते हैं वर्ल्ड न्यूज के ऊपर. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज. गैज़प्रॉम is a gas giant रशिया के. They are hit as Europe has decided to ditch Russian gas. When the CEO of Russian state gas giant Gazprom, Alexei Miller, opened a lavish Italian palazzo-style building in central St. Petersburg to house the company's export arm. 11 साल पहले उन्होंने अर्ज किया था फ्यूचर फंडेड बाय यूरोपियन सेल्स. मतलब the entire company actually majorly dependent on यूरोपियन सेल्स. दिस इज सिंबॉलिक, उनका ये कहना था, रेफरिंग टू द मॉडर्न न्यू ऑफिसेस इन रशियाज मोस्ट यूरोपियन सिटी. यूरोप विल इंक्रीजिंगली नीड रशियन गैस. इंस्टेड द ऑपुलेंट ऑफिसेस हैव कम टू सिंबलाइज Gazprom's rapid decline, dragged down by the almost total loss of European markets after the war in Ukraine ruptured Russia's ties with the West. क्योंकि गैस लाइंस जो जाती थी वो मोस्टली यूक्रेन के ही आसपास, यूक्रेन के थ्रू जाती थी, जिसको कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया है एज एन एक्शन एज वेल विच वाज टेकन अगेंस्ट रशिया फॉर टेकिंग सच एन एक्शन. एंड ऑफ कोर्स आप किसी के साथ वॉर कर रहे हो, उनकी पाइपलाइंस अपने कंट्री के थ्रू तो जाने नहीं दोगे, तो कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप.
Reeling under multi-billion-dollar losses and scrambling for savings, the company now considering putting the Palazzo up for sale along with other luxury properties it owns, according to the Gazprom executive and another source with knowledge of internal discussions. Gazprom अभी अगर देखा जाए तो it is arguably the Russian business hardest hit by international sanctions imposed after Russia's full-scale invasion of Ukraine, जो 3 साल पहले हुआ था. 3 साल से वॉर कंटिन्यू कर रहा है. अच्छा, ट्रूस का आइडिया पुतिन ने बैक किया है, लेकिन पुतिन हैज कॉल्ड फॉर मोर टॉक्स विद यूएसए. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने केटा को विजिट किया है एज मिलिटेंट से स्टैंड ऑफ स्टिल ऑन. दैट्स ऑल. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर. अच्छा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेन अटैक हुआ था जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड इंडिया इज डिनाइंग एनी काइंड ऑफ रोल इन पाकिस्तान ट्रेन अटैक. इस्लामाबाद शुड लुक इनवर्ड्स, ऐसा इंडिया का कहना है कि खुद के गिरेबान में झांक के देखो, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एंड शिफ्टिंग ब्लेम. इंडिया सेड इन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल कमेंट आफ्टर एन अटैक ऑन केटा पेशावर ट्रेन बाय द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, जिसमें 21 passengers died and a lot of passengers got injured. At least 33 Baloch rebels were killed. India pushed back against the allegations made by the Pakistan Foreign Office and military establishment, जिनका ये कहना था कि ये जो बलोच मिलिटेंट्स अटैक करने के लिए आए थे, they are receiving support from India and the Taliban controlled Afghanistan. This was the largest attack by the Baloch rebels in nearly 20 साल. 2 decades में सबसे बड़ा अटैक ये जो बलोच ने किया है वो है. We strongly reject the baseless allegations, ऐसा हमारा कहना है, by Pakistan. The whole world knows where the epicenter of global terrorism lies, that is Pakistan. Pakistan should look inwards instead of pointing fingers and shifting the blame for its own internal problems and failures on others. तो बेसिकली यही बात चल रही है. पाकिस्तान हम पे ब्लेम डाल रहा है, हम बोल रहे हैं खुद को देखो भाई, तुमने ही टेररिस्ट को पनाह दी है, अब तुम भुगत रहे हो, तुमको दिक्कत हो रही है. अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. डेमोक्रेट्स आर प्रेसिंग रूबियो फॉर डिटेल्स ऑफ वोटर टर्नआउट फंड्स टू इंडिया. ये हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था. तो 2 डेमोक्रेट्स इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉरेन अफेयर्स कमिटी have written to US Secretary of State Marco Rubio seeking details of the alleged 21 million spent on US Agency for International Development, USAID, on voter turnout. They also asked for details on how the Department for Government Efficiency, DOGE, cancelled the program and communicated the cancellation to stakeholders. तो basically they are asking Mr. Rubio कि भाई ये जो voter turnout funds transfer हुए थे इंडिया को, how and why did this happen? हमने सिंपल बोल दिया कि भाई हमको प्रूफ दिखाओ, तो हम माने कुछ काम करें उस पर, आप प्रूफ दिखाओ पहले कि ऐसे कुछ फंड्स आए थे. अच्छा, आगे मिस्टर पिनराई ने भी ये कहा है कि केरला के चीफ मिनिस्टर की वो भी ही इज गोइंग टू सपोर्ट द मूव अगेंस्ट डिलिमिटेशन, जो 22 मार्च को मीटिंग होने वाली है उसमें वो भी मौजूद रहेंगे. Moving on to the next important one. ये इंपॉर्टेंट है. पार्लियामेंट्री पैनल का कहना है कि MGNREGS, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वेजेस को बढ़ा देना चाहिए प्राइस राइज को देखते हुए मार्केट में, विच इज आई थिंक quite logical a thing to ask. A parliamentary committee has strongly argued for the revision of wages under the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme, क्योंकि धीरे धीरे करके मार्केट में भाई प्राइसेस आर राइजिंग, तो उसके चलते हुए आप जिस पर्पस के वजह से ये वेजेस दे रहे हो वो पर्पस फुलफिल ही नहीं होगा तो क्या पॉइंट है. In its report tabled in Lok Sabha on Wednesday, Parliamentary Standing Committee on Rural Development, headed by Congress MP सप्तगिरी शंकर उलाका, उन्होंने बोला है कि वेज रेट अक्रॉस द कंट्री शुड बी गिवन अ राइज. Currently, per day wages vary from 234 rupees in Nagaland and Arunachal Pradesh to 274 in Haryana and Sikkim.
पैनल ने एक्सप्रेस किया है काफी ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दैट डिस्पाइट इट्स मल्टीपल रिकमेंडेशंस इन द पास्ट ओवर द मैटर, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी ऐसा चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज इंप्लीमेंट नहीं किया है। वेजेस जो करेंटली है दे आर लिंक टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। द कमिटी बिलीव्स, उनका ऐसा मानना है कि ये जो इंडेक्स है ये कंप्लीटली या फुली कैप्चर नहीं करता रियल इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, एंड देयरफॉर ये जो मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग वेज, this must be reviewed and updated on a priority basis to reflect the actual economic conditions on the ground level. Coming on to the next one. Right. अच्छा, सीरिया में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जा रहा है कि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इट्स अ टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन पावर्स इन हैंड्स ऑफ इंटरिम प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद अल जोलानी, ऑल्सो नोन एज अहमद अल शारा, एंड फेल्स टू इंक्लूड इनफ प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। The declaration signed into law on Thursday establishes a 5-year transitional period and follows the toppling of Bashar al-Assad's repressive government by Islamist rebels after nearly 14 years of civil war. तो बेसिकली जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन स्वीपिंग पावर्स देता है इंटरिम गवर्नमेंट को, और कुछ माइनॉरिटी के लिए देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोटेक्शन। Coming on to the next one, European Commission is going to revisit Epic Aadhaar link plan after 2015 halt. तो amid opposition allegation of manipulation of the voters list, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मिस्टर ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ही हैज कॉल्ड अ मीटिंग विद द यूनियन होम सेक्रेटरी एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी एज वेल एज द सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, एक्सप्लोर करने के लिए द लिंकेज ऑफ ऑफ वोटर आईडी विद आधार। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस का ऐसा कहना था। अच्छा, ट्राइनमूल ने ये बेसिकली कंप्लेंट फाइल की थी कि देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन द वोटर टर्नआउट डेटा, एंड जो आधार लिंक्ड बेसिकली ये पूरा प्लान था, आधार और यूपीआई आपका वोटर आईडी को लिंक किया जाएगा, इसके थ्रू जो डेटा मिला है और जो वोटर टर्नआउट है उसमें काफी डिस्क्रिपेंसी है, मतलब पूल झोल झपाटा हुआ है। इसलिए ईसी इज गोइंग टू रिविजिट द एंटायर प्लान और उसमें तहकीकात करने के बाद वी आर गोइंग टू नो व्हाट फाइनली हैज हैपेंड। अच्छा, अगले आने वाले 10 सालों में हमारा प्लान है कि हम म्यांमार के साथ जो 1643 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं उसको कंप्लीटली फेंस करने वाले हैं। So the 1643 kilometer long border with Myanmar will be entirely ringed with an anti-cut, anti-climb fence in the next 10 years, according to the government officials and parliamentary panel report. The fencing project was announced by the Union Home Minister Amit Shah in February 2024, and the work has gathered pace in the past 3 to 4 years. From April 1st से लेके December 31st तक an amount of 114 करोड़ रुपीस has been spent, खर्च किए जा चुके हैं इस फेंस को कंस्ट्रक्ट करने में, और हाँ, और कंपनी का ऑपरेटिंग बेस बनाने में फॉर द असम राइफल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द म्यांमार बॉर्डर। The technology is entirely indigenous and developed by India, our very own engineers. It has anti-cut and anti-climb features. Basically जो illegal migration और ये सारी चीजें होती रहती है म्यांमार बॉर्डर से, इसको रोकने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। ठीक है, सो भाई लोग दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट हैपेंड इन द अपकमिंग नेक्स्ट डेज, दैट इज ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को क्या क्या हुआ हम डिस्कस करेंगे ऑन द अपकमिंग फ्राइडे। इसी तरीके से अगर आप हफ्ते के बाई वीकली सेशन या 2 सेशन देखते रहते हैं तो आपको एटलीस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।